हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य का सरल इतिहास देख रहे हैं, जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जिसमें धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग 9वें वीडियो पर पहुंच चुके हैं। अभी से पहले 8 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जो आदि काल और भक्ति काल से रिलेटेड है। आज जो हम लोग देखने वाले वह रीति काल देखने वाले, जैसा कि आपको यहाँ से स्लाइड्स में दिखाई दे रहा है कि यह जो आज हम लोग देखने वाले अध्याय 3 है, और यह रीति काल है जो 1700 से लेके 1850 ईस्वी के बीच में चला है। तो यहाँ आज हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके और आपके दोस्तों के पास पहुंचता रहे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो हम लोग देखने वाले वह रीति काल है, और रीति काल का जो यहाँ पे समय अवधि दिखाया गया है वह 1700 से 1850 ईस्वी तक दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ से सामान्य परिचय। तो आइए देख लेते हैं रीति काल के विषय में सामान्य परिचय। तो देखिए यहाँ से कहता है कि रीति काल में निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली में कविता करना साहित्य की प्रधान प्रवृत्ति हो गई थी। इस काल में रीति देखिए इस यहाँ से इस काल में रीति, कवित रीति और सुकवि रीति शब्दों का प्रचलन हो गया था। लगता है रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए इस काल को रीति काल कहा है। आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट्स आपको नोट करने, ये पॉइंट्स VVI है, यानी रीति काल को रीति काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आगे बढ़िए तो यहाँ से देखिए कहता है कि लक्षण ग्रंथों में कविता के विभिन्न अंगों का निरूपण किया जाता है। इस काल में काव्यांग निरूपण को कविता करने का बहाना बना लिया गया है, यानी लक्षण ग्रंथों को लक्ष्य ग्रंथ भी बना लिया गया है। इसी काल की कविता प्रधानतः श्रृंगार रस की है। आप ध्यान रखेंगे, इस काल की जो कविता है वह प्रधानतः क्या है, श्रृंगार रस की है। ध्यान रखिएगा, ये सभी पॉइंट्स को आप बढ़िए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसी काल की कविता रचना में श्रृंगार और रीति रचना विधि एक दूसरे से कैसे जुड़ गए, इसे जानने के लिए हमें कुछ और बातों पर ध्यान देना होगा, जो आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो चलिए धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से लिखा गया है कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से दो श्रेणियां हो गई थी। एक तो उत्पादक वर्ग, जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानों से संबंध रखने वाली जातियां बढ़ई, लोहार, कहार, जुलाहा इत्यादि थे, और दूसरा जो वर्ग था वह भोक्ता, जिसे राजा, रईस, नवाब आदि या भोक्तृत्व का सहायक था। तो ये इस तरह से जो हमारा समाज था वह 2 भागों में विभक्त हो चुका था। दोनों का परस्पर संबंध क्रमशः छीन होता गया, और मुगल काल के अंतिम दिनों में इस दोनों की दुनिया लगभग अलग हो गई। इन 2 वर्गों के मध्य में कवियों, चित्रकारों, संगीतज्ञों आदि कलावर्तों का वर्ग था, जो प्रायः देखिए आगे बढ़ी यहाँ से, जो प्रायः उत्पादक वर्ग से उत्पन्न होते थे। आप ध्यान रखेंगे, जो प्रायः किस चीज से उत्पन्न होते थे, तो उत्पादक वर्ग से। किंतु भोक्ता वर्ग की संस्तुति और मनोरंजन करके जीविका का निर्वाह करता था। जो भोक्ता वर्ग के ये लोग स्तुति करता था और उनका मनोरंजन करके अपने जीविका को आगे की ओर बढ़ाते थे। जिस वर्ग को प्रसन्न करना होता था उसके जीवन और रुचियों का पता होना चाहिए था। द्विवेदी जी के मतानुसार इस काल में कवि शिक्षा के ग्रंथ इसी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये सभी पॉइंट्स को। तो देखिए यहाँ से आपको बताया गया इस चैप्टर में कि द्विवेदी जी के मतानुसार इस काल में कवि शिक्षा के ग्रंथ इसके आवश्यकता की पूर्ति करते थे। आप ध्यान रखेंगे, जो कवि थे वे शिक्षा के ग्रंथ इसी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। संस्कृत में लक्षण ग्रंथ आचार्य लिखते थे। ध्यान रखेंगे, लक्षण ग्रंथ कौन लिखते थे, तो ये आचार्य लिखते थे, कवि नहीं। ध्यान रखेंगे, कवि नहीं लिखते थे। वे निरूपण की आगे की ओर बढ़िए तो देखिए ऐसे, वे निरूपण की प्रक्रिया में लक्षण बताकर उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध कवियों की रचना अपनी बात को सुस्पष्ट या प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत करते थे। हिंदी में यह प्रवृत्ति विभिन्न रूपों में चली। आप देख सकते हैं यहाँ से विभिन्न रूपों में चली। यहाँ लक्षण ग्रंथों में लक्षण भी अपने और उदाहरण भी अपने ही कविताओं के होते थे। लक्षण तो परंपरा से प्राप्त होते थे, उन्हें ग्रंथकार अपने शब्दों में प्रस्तुत कर देते थे, किंतु कविताओं में उनकी मौलिकता होती थी। इसलिए कहा जाता है कि रीति काल के लक्षण ग्रंथकार वस्तुतः कवि थे। आचार्यत्व को तो उन्होंने
कविता का करने का बहाना बना लिया था। फलतः हिंदी में आचार्य और कवि दोनों एक ही व्यक्ति होने लगे। इसी प्रणाली से इस काल में प्रचुर एवं उत्कृष्ट रचनाएं हुई। आप ध्यान रखेंगे क्यों इस काल में, इसकी जो भक्ति काल और रीति काल जो आया, भक्ति काल के बाद रीति काल, इसमें किस तरह से रचनाएं हुई, यहाँ से आपने अच्छे से देखा। आगे की ओर बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है कि इस काल में भक्ति में, देखिए यहाँ से, इस काल में भक्ति में से धार्मिकता का तत्व क्रमशः कम होता गया। फलतः भक्ति जो मूलतः प्रेम है धीरे धीरे लौकिक श्रृंगार में परिवर्तित होती गई। दरबार में पहुंचकर वह व्यापक अर्थ में लौकिक प्रेम भी नहीं रह सकी। उस समय हिंदी क्षेत्र में छोटे छोटे राजे नवाब थे जो केंद्रीय सत्ता द्वारा अनुशासित होते थे। वे वीर गाथा कालीन सामंतों की तरह आपस में लड़ नहीं सकते थे। वे अपने झूठे पराक्रम दान की प्रशंसपारक कविताएं सुनने और भोग विलास का उद्दीपन करने वाली रचनाओं में ही रुचि रखते थे। ऐसा काव्य दरबारी कहलाता है। आप ध्यान रखेंगे ये जो सब काव्य होते हैं, ये जो काव्य होते हैं, ये कौन से काव्य कहलाते हैं, तो ये दरबारी कहलाते हैं। आगे की ओर बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है, जो आश्रयदाताओं की रुचि को ध्यान में रखकर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए रचा जाता है। दरबारी कविता में एक रसता तो होती ही है, उसमें प्रधानतः मुक्तक ही अपने रचने का अवकाश होता है, क्योंकि कवियों में आश्रयदाता को तत्काल प्रसन्न करने की होड़ होती है। इसलिए चमत्कार, प्रियता, अलंकारिता, अतिशयोक्ति आदि दरबारी कविता की प्रवृत्तियां बन जाती है। शिवाजी छत्रसाल जैसे आश्रयदाता प्रकर्मी थे, तो भूषण की कविताएं भी श्रृंगारहीन होकर भी वीर रसात्मक है। ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स। लेकिन यह समझना भूल होगी कि इस काल की सभी रचनाएं दरबारी हैं। वस्तुतः दरबारीपन का विरोध भी इसी काल की कविता में मिलता है। उत्कृष्ट प्रेम की कविताओं की भी कमी नहीं है रीति काल में। दरबारीपन तो रीति काल की एक प्रवृत्ति है। तो यहाँ से कुल टोटल पॉइंट समझने की बात करें तो यहाँ से आपको बताया गया कि जो रीति काल आया किस तरह से आया, इसमें किस तरह से आगे की ओर बढ़ने की कोशिश हुआ, किस तरह से राजवाड़े, किस तरह से राजा अपने को प्रशंसा के रूप में काव्य रचना करने के लिए कवियों को उत्प्रेरित करते थे। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ से आपको देखने को मिला। चलिए आगे के पॉइंट्स में देखेंगे तो आगे के पॉइंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला जो हम लोग पॉइंट्स देखेंगे यहाँ से कहता है कि रीति काल में प्राकृत अपभ्रंश की शुद्ध अलौकिक काव्य धारा फिर से प्रवाहित होती दिखाई पड़ती है। गाथा देखिए यहाँ से आप, गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती जैसे मनोहारी सम्मान गृहस्थ जीवन की श्रृंगारिक रचनाओं की परंपरा रीतिकालीन रचनाओं में भरपूर मिलती है। इनमें लोक जीवन में व्याप्त पारिवारिक प्रेम, मिलन, विरह आदि की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। आप ध्यान रखेंगे इस जो समय रहा, इस समय में वह प्रेम, मिलन और विरह ये सभी यहाँ पे अभिव्यक्त किया गया है। आप ध्यान देंगे। आगे की ओर बढ़िए तो रीति काल ऐसे सरस मुक्तकों की दृष्टि से हिंदी का सर्वाधिक संपन्न काल है। आप ध्यान रखेंगे जो ये सभी यहाँ पे घटनाएं घटी तो इन सबों को देखकर यह जो है हिंदी का सर्वाधिक संपन्न काल माना जाता है, यह संपन्न काल है। इस काल में साथ ही साथ भक्ति काव्य भी रचा जाता रहा। अवश्य ही रीतिकालीन भक्ति काव्य में पूर्व मध्यकालीन भक्ति काव्य की अग्नि नहीं है, वह भी दरबारीपन से धूमिल है। इसमें कबीर, सूर, जायसी, तुलसी की व्यापकता ढूंढने पर आपको निराश होना पड़ेगा। इस काल की कविता का परम उत्कर्ष प्रेम के रीति मुक्त कवियों की रचनाओं में मिलता है। ये कवि प्रेम के पीर के कवि हैं। आप ध्यान रखेंगे जो रीति काल के कवि हैं उन्हें जो प्रेम की क्या कहा जाता है, प्रेम की पीर कवि के रूप में इन्हें देखा जाता है। आपको पॉइंट्स को नोट करने हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो आगे यहाँ से आप देख सकते हैं और इनकी विरह भावना सूफी कवियों जैसी है, जिनमें आप देख सकते हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर इसी धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें बताया गया कि रीतिकालीन काव्य को 3 धाराओं में बांटा जाता है। तो आइए देख लेते हैं तीनों कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा रीतिबद्ध धारा। तो आइए देख लेते हैं। कहता कि इस धारा में कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप
काव्य रचे हैं, जैसे केशव, पद्माकर, मतीराम आदि। ये लक्षण ग्रंथकार मूलतः कवि हैं। आप ध्यान रखेंगे ये जो सभी हैं, यहाँ से तीनों को आप ध्यान रखेंगे, केशव, पद्माकर और मतीराम को, ये रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से आप देख सकते हैं नंबर 2 में रीति सिद्ध धारा कहा गया कि इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की पद्धति तो नहीं अपनाते, किंतु रचना करते समय लक्षणों का ध्यान अवश्य रखते हैं, और बिहारी ही ऐसे कवि हैं। आप ध्यान रखेंगे बिहारी ऐसे कवि हैं, कौन से धारा के, तो रीति सिद्ध धारा के। आइए लास्ट हम लोग देख लेते हैं रीति मुक्त धारा के। तो इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की न तो पद्धति अपनाते हैं, न ही लक्षणों का ध्यान रखते हैं। ये प्रेम के विशेषता विरह के उन्मुक्त गायक कवि हैं। धनानंद, आलम, बोधा ठाकुर आदि रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि हैं। आप ये भी ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट्स को। ये कवि स्वाभिमानी भी हैं, इन्हें रीतिबद्धता और दरबारीपन के प्रति विद्रोह का भाव है। इस काल की प्रमुख काव्य भाषा ब्रजी है। आप ध्यान रखेंगे इस जो काल की भाषा रही है वो प्रमुख रूप से जो रही है वह काव्य भाषा ब्रजी रही है, ब्रज रही है। कवित, सवैया, दोहा आदि प्रमुख छंद हैं। रीतिकालीन कवि में दरबारीपन पर फारसी काव्य का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। दरबारी कविता प्रधानतः मुक्तक में है और अलंकार बहुल है। आप ये सभी को आप ध्यान रखेंगे यहाँ से ये पॉइंट्स को। तो उम्मीद है यहाँ तक के पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़िए तो कहता है शिव कवि नाम का एक अज्ञात प्राय कवि ने कुछ कहा है। तो आइए देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है लक्ष्माही, देखिए यहां से लक्ष्माही तिहारी एक कृपा के कटाक्ष विनु क्रेते कुर, देखिए यहां से क्रेते कुर धुरतन के बदन धयाबो परे, झूठे महिपालन के झूठे गुण गाई गाई, बानी जगरानी तासो बैर ठानिवे परे, कहे शिव कावी दाता सुमको बखानियत, रन तय विमुख सूर ठहरावई परे, काहू के नव धन के निज पेट धन के, दौलत के मदधन के ढीग जाइबो परे। तो ये सभी पॉइंट्स आपको देख लेने हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन कुछ बनने वाले नहीं, फिर भी आप इसको एक नज़र अवश्य देख लें। आगे की ओर बढ़िए तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि रीति काल के प्रमुख कवियों का परिचय आइए देख लेते हैं, जिसमें आपको पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया केशव दास जी का। इसका जो समय अवधि यहाँ से रहा वह 1555 से 1617 रहा। तो आइए देख लेते हैं केशव दास जी के बारे में। देखिए यहाँ से कहा केशव दास का जो जन्म होता है वह 1555 में और मृत्यु 1617 में हुई। उनके पूर्वज संस्कृत के विद्वान थे। ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे। यहाँ इनका बहुत सम्मान था। केशव दास द्वारा रचित 7 ग्रंथ मिलते हैं। आप यहाँ से ये पॉइंट्स आपको नोट करने कितने ग्रंथ मिलते हैं, 7 ग्रंथ, जिनमें आप देख सकते हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। ये जो सभी आपको यहाँ से ग्रंथ दिखाई दे रहे हैं ये सभी केशव दास जी के हैं, जिसमें कवि प्रिया और रसिक प्रिया काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं। कहा जाता है कि कवि प्रिया की रचना महाराज इंद्र सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए हुई थी। आप ध्यान रखेंगे केशव दास जी के बारे में। आगे की ओर बढ़िए तो आप यहां से देख सकते हैं कि केशव दास का उल्लेख राम भक्ति शाखा के प्रसंग में हो चुका है। उन्होंने राम कथा का वर्णन रामचंद्रिका में, ध्यान देंगे रामचंद्रिका में किया है, किंतु छंदों की विविधता, अलंकारों की बहुलता एवं चमत्कार प्रियता के कारण उन्हें भक्ति साहित्य की कोटि में रखना उचित नहीं जान पड़ता। केशव का मत इस बात में है कि उन्होंने पहली बार संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों पर हिंदी में विचार किया। इसके पूर्व कृपाराम, मोहनलाल मिश्र, कर्नेश आदि ने रस, श्रृंगार और अलंकार पर अलग अलग पुस्तकें लिखी थी, पर एक साथ सभी काव्यांगों का परिचय नहीं दिया था। केशव ने यही किया और इसलिए वे हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। आप यहाँ से ध्यान रखेंगे ये पॉइंट्स को और आपको नोट भी कर लेना है कि हिंदी के प्रथम आचार्य किन्हें माने जाते हैं, तो ये केशव जी को माने जाते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है कि वे काव्य में अलंकार को अधिक महत्व देते थे, संभवतः इसलिए
लिए उन्होंने आनंद वर्धनाचार्य, मर्मट आदि रसवादी आचार्यों का अनुकरण करके भामा आदि अलंकारवादी आचार्यों का अनुकरण किया। केशव ने जो काव्य विवेचन किया है उसमें मौलिकता नहीं, वह संस्कृत के काव्य शास्त्र के आचार्यों का अनुकरण है। आप ध्यान रखेंगे सभी पॉइंट्स को। चलिए आगे की ओर बढ़िए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं आगे की ओर बढ़ने पर कि केशव दास के जो रचना है उसमें काव्य की दृष्टि से बहुत सर्वाधिक कह सकते हैं विचारणीय जो है वह रामचंद्रिका है। ध्यान रखेंगे केशव दास के रचनाओं में काव्य की दृष्टि से सर्वाधिक विचारणीय रामचंद्रिका है। इनकी रचना केशव दास ने वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर की। यह हनुमान नाटक और प्रसन्न रागों की शैली में रचित है। पृथ्वीराज रासों के समान इसमें छंद जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं। रचना नाटकीय संवादों से परिपूर्ण है। एक ही पंक्ति में पात्रों के बीच प्रश्नोत्तर करा देने की शैली में केशव दास निपुण है। जैसे भारत के कई का यह प्रश्नोत्तर आप देख सकते हैं यहाँ से, मातु कहाँ नृपताप गए सुलह सुरलोक कहीं क्यों सुत शोक के लिए। तो ये सभी जो यहाँ से आप पॉइंट्स देख सकते हैं ये भरत और केकई का प्रश्नोत्तरी है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए, तो यहाँ से कहता है कि रामचंद्रिका के संवादों की प्रशंसा की गई है। केशव दास दरबारों के वैभव वातावरण का वर्णन करने में सिद्धहस्त हैं, किंतु कथा प्रसंगों की समुचित योजना या मार्मिक प्रसंगों की पहचान में प्रायः वे चूक जाते हैं। वागी वधकता, अलंकारों, छंदों के ज्ञान के उपयोग की आतुरता और चमत्कार प्रियता उनकी सहृदयता को कुंठित कर देती है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें कभी हृदय मिला ही नहीं था। लक्षणों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत उनकी अनेक रचनाएं सहृदयों को प्रभावित करने में समर्थ है। ध्यान रखेंगे। यद्यपि केशव, देखिए यहाँ से, यद्यपि केशव के प्रथम आचार्य हैं। ध्यान रखेंगे केशव जो है वह हिंदी के प्रथम आचार्य है, ध्यान दीजिएगा। किंतु रीति ग्रंथों की विरल परंपरा चिंतामणि 1609 से चली। रीति काव्य की परंपरा का प्रवर्तक केशव है या चिंतामणि, इसको लेकर विवाद हो उठता है। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कविकुल कल्पतरु है। ध्यान रखेंगे इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह कौन सा है, कविकुल कल्पतरु है। इस काल में अन्य प्रसिद्ध आचार्य कवि भिखारी दास 18वीं सदी, ग्रंथ नाम काव्य निर्णय तोसम 1634, ग्रंथ नाम सुनिधि कुलपति 1670, ग्रंथ नाम रस रहस्य सुखदेव मिश्र 1673, ग्रंथ नाम रसार्णव आदि हैं। इनके उपजीव संस्कृत ग्रंथ काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, चंद्रलोक और कुवल्यानंद हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, कल अगले वीडियो में अगले तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग चैनल पे बने रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।